हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिट थ्री को हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट 3 का नाम है एजुकेशन, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। सो इसके जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके टॉपिक। फर्स्ट इज स्कूलिंग इन इंडिया, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिटी. And the B is education as a process of socialization. C is the role of following on culture and educational process. तो इन सब चीज़ों का क्या रोल है कल्चर और एजुकेशन प्रोसेस, इसके बारे में जानेंगे। एंड द डी इज रिसर्चिंग कल्चर एंड एजुकेशन अक्रॉस कल्चरल एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी में है इसका जो भी हमने टॉपिक देखे उसको। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कूलिंग इन इंडिया, इंटरसेक्शन ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिटी। ओके, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, हम देखने वाले स्कूलिंग इन इंडिया इज जस्ट नॉट जस्ट एन एकेडमिक प्रोसेस। तो जैसा डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, जैसे हमारी पॉलिसी हमें बताती है कि स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एकेडमिक प्रोसेस में पास हो गए। इसका मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन है शेप बाय इंटरसेक्शन ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिटी, कि इसका अब आपके जो स्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने एकेडमिक एग्जाम अपने क्लियर कर लिए। स्कूलिंग का मतलब ये भी माना जाता है कि आपको कितने बिहेवियरल स्किल आते हैं आपको, है ना, मोरल एजुकेशन आपको कितनी आती है, कल्चर को इंक्लूड करा जाता है और कम्युनिटी को इंक्लूड करके साथ चला जाता है। तो एजुकेशन, कल्चर और कम्युनिटी का मिक्सअप होता है आपकी स्कूलिंग। ओके, सो दीज फैक्टर फोर्सेस डीपली इन्फ्लुएंस हाउ स्कूल फंक्शन। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके स्कूल फंक्शन को, कि व्हाट इज टोट, हाउ इट इज टोट एंड हाउ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस स्कूलिंग। ओके, कि क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे स्कूलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। ओके, सो इंडियाज डाइवर्स सोशल फैब्रिक बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रीजन मेक स्कूलिंग an important side where educational goals and community values either align or conflict. So basically स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो सोशल फैब्रिक इन द सेंस की तो सोसाइटी का एक पार्ट है। सोसाइटी के बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे थे। सो लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको स्कूलिंग कराई जाती है। आपके एजुकेशनल गोल्स होते हैं और कम्युनिटी की वैल्यू वहाँ पे या तो अलाइन करके चलते हो आप स्कूल में, या फिर कन्फ्लिक्ट रहते हैं, मतभेद रहते हैं। एंड वेयर कल्चरल आइडेंटिटीज आर ईदर अफर्म्ड और मार्जिनलाइज्ड। और जो कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं या तो वो सही होती हैं, वो ठीक होती हैं, पॉजिटिव वे में होती है, या फिर मार्जिनलाइज मतलब उनको कम आंक के चलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये हिंदी में इसका परिचय। भारत में स्कूली शिक्षा केवल एक अकेडमिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक संस्था जो शिक्षा, संस्कृति और समुदाय के अंतर संबंधों से आकार लेती है। सो बेसिकली तीनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्कूलिंग को। ओके, सो देखते हैं एजुकेशन एज अ कल्चरल प्रोसेस। अगर एजुकेशन को कल्चरल प्रोसेस की तरह देखें तो एजुकेशन इज़ नॉट वैल्यू न्यूट्रल, कि वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं सिखाई जाती, ऐसा नहीं है। इट ऑलवेज अकर्स इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब ये हमेशा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल्चर आपके रिलीजियन से बिलोंग करता है, आपके रिलीजियन में जो सारी चीज़ें हैं वो आपके कल्चर में होंगी, तो आपको वो चीज़ सिखाई जाएंगी। जो डिफरेंट लोग हैं उनको भी वही चीज़ सिखाई जाएंगी। सो इंडिया की बात करें तो कल्चरल बिलीफ एंड नॉर्म्स इन्फ्लुएंस पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट बिहेवियर एंड टीचर एटीट्यूड। तो आपकी कल्चरल बिलीफ और जो आपके नॉर्म्स हैं वो आप क्या इन्फ्लुएंस करती हैं, वो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन की, पेरेंट्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट के बिहेवियर को, और टीचर एटीट्यूड क्या रहेगा आपके प्रति, वो मैटर करता है आपकी कल्चर, बिलीफ और नॉर्म्स पे। लैंग्वेज, ड्रेस, रिचुअल, जेंडर रोल्स एंड व्यूज ऑन अथॉरिटी इम्पैक्ट क्लासरूम इंटरेक्शन। तो आपकी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके रिचुअल्स क्या रीति रिवाज है, जेंडर रोल्स क्या हैं, और आप कैसे क्या नज़रिया है आपका दैट इज़ अथॉरिटी पे, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करता है आपकी क्लासरूम इंटरेक्शन को, कि आप कैसे बातचीत कर रहे हो क्लासरूम में ना, आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपको कितना ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, वो सारी मैटर करती है। ओके, सो व्हाट इज कंसिडर्ड प्रॉपर नॉलेज और बिहेवियर ऑफन रिफ्लेक्ट डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज। तो अगर हम प्रॉपर नॉलेज की बात करें तो प्रॉपर नॉलेज आपको तभी होगी जब आपको डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज के बारे में पता होगा, मतलब जो जिनका ज़्यादा अधिकार है आपकी कंट्री पे। ओके, जो एक तरह से मेजोरिटी लोगों के पास है जो कल्चर। सो पॉसिबली एलिनेटिंग माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज ग्रुप, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो माइनॉरिटी में है, जो कम संख्या में है, उनको अलग या उनको अलगाव फेस करने को मिलता है। इट मीन्स कि उनकी कल्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।
तो ये हिंदी में है स्टूडेंट, शिक्षा एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा मूल्य तट नहीं होती, यह हमेशा सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। ओके, भारत में सांस्कृतिक मान्यता या मानदंड माता पिता की अपेक्षाओं और छात्र व्यवहार और शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी इन शेपिंग स्कूलिंग, कि कम्युनिटी का क्या रोल है आपके स्कूलिंग को शेप करने का, कि आपका जो आप बोल सकते हो कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है, आपकी जो शिक्षा हुई है स्कूल में, वो कैसी हुई है, तो कम्युनिटी का क्या रोल है। तो कम्युनिटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन इन द फॉलोइंग वेज। तो सबसे पहले तो सपोर्ट एंड सुपरविजन, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज दैट इज एसएमसीज और विलेज एजुकेशन कमिटीज और लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाइक पंचायती राज प्ले अ रोल इन स्कूल ओवरसाइट। सो बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, जहाँ पे स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ सभी लोग और पेरेंट्स को भी इंक्लूड करा जाता है, कम्युनिटी मेंबर्स को भी इंक्लूड करा जाता है स्कूल के डिसीजन लेने में, ताकि वो बच्चों के हित में जाए और कम्युनिटी के हित में भी जाए। सो बेसिकली ये सारी कम्युनिटीज क्या करती हैं, एक रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले, कि आपके स्कूल का नज़रिया, आपका स्कूल कैसा है, किस दिशा की ओर आपको लेकर जा रहा है, तो आपकी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो कल्चरल ट्रांसमिशन, स्कूल ऑफन रिफ्लेक्ट द लोकल कस्टम फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी। तो आपका स्कूल रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है आपकी कस्टम्स के बारे में, है ना, आपके फेस्टिवल्स के बारे में और आपके लैंग्वेज के बारे में। सो बेसिकली आपका स्कूल कहाँ पर है, कौन से कल्चर को बिलोंग करता है, तो वो सारी चीज़ें कौन से दैट इज स्टेट में बिलोंग करता है, कहाँ पर है, कौन से कस्टम फेस्टिवल को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, तो कल्चरल ट्रांसमिशन में भी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको पता चलता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। सोशल एक्सपेक्टेशन, कम्युनिटी नॉर्म्स अराउंड जेंडर रोल्स, कास्ट बाउंड्रीज और रिलीजियन इन्फ्लुएंस स्कूल एक्सेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब आपके जो कम्युनिटी के जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं जेंडर रोल्स को लेकर के, कास्ट बाउंड्रीज को लेकर के, या फिर रिलीजन को लेकर के, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपको कितना स्कूल में एक्सेस मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी में जेंडर रोल्स ऐसे डिसाइड करे हुए हैं, मतलब स्टीरियोटाइप्स डिसाइड किए हुए हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना और लड़कों को भेजना है। सो बेसिकली फिर वहाँ की वैसे ही आपकी एक सोशल एक्सपेक्टेशन हो जाएगी और वैसे ही आपको ट्रीट करा जाएगा और वैसे ही आपको स्कूल में भेजा जाएगा। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी अफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किसी भी कम्युनिटी का इकोनॉमिक स्टेटस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, टीचर की रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी कितने हैं, उन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट ये हिंदी में है, इसको आप देख लेना हिंदी में क्या लिखा है, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरसेक्शनलिटी, हाउ एजुकेशन कल्चर एंड कम्युनिटी इंटरेक्ट, ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सो लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, सो इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोली जाती है एरिया वाइज, सो वो एक तरह से चैलेंज भी है और वो अपॉर्चुनिटी भी है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द स्टूडेंट, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी। सो चिल्ड्रन में स्पीक अ होम लैंग्वेज दैट इज ट्राइबल और रीजनल डायलेक्ट, कि वो अपने डायलेक्ट में उनकी जो बोली होती है, और लैंग्वेज जैसे हिंदी है हमारी, बट हमारी बोली अगर हम हरियाणा से हैं तो हमारी बोली हरियाणवी है। सो बेसिकली वो हमारा डायलेक्ट हो गया कि चिल्ड्रन अपने होम लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल लैंग्वेज, जो स्कूल लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसमें हिंदी या फिर इंग्लिश ही ज़्यादा सिखाई जाती है। कोजिंग एलिनेशन एंड लर्निंग गैप, तो जिसकी वजह से लर्निंग गैप्स देखने को मिलते हैं कि बच्चों को जो टीचर समझाती है वो उनको समझ में नहीं आता, बिकॉज ये इंग्लिश मीडियम की वजह से और हिंदी मीडियम की वजह से, आप ये डायलेक्ट्स की वजह से, तो एक तरह से आप अलगाव फील करते हो, आप अकेला फील करते हो और आपकी लर्निंग गैप्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको हिंदी मीडियम भी दे रही हूँ, इंग्लिश मीडियम भी दे रही हूँ, तो इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट आपकी लर्निंग पे अच्छे तरह से पड़ेगा एज कम्पेयर टू मैं आपको इंग्लिश में ही सारा मटेरियल देती और फिर आपको समझ में भी ना आता। सो लैंग्वेज इज डीपली टाइड टू आइडेंटिटी, इम्पोजिंग अ सिंगल मीडियम में अंडरमाइन कल्चरल हेरिटेज। तो लैंग्वेज क्या है, आपकी आइडेंटिटी से बिल्कुल कनेक्टेड है, कि आपकी आइडेंटिटी को दर्शाती है आपकी लैंग्वेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लैंग्वेज के थ्रू बता देते हो कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो। सो इससे क्या होता है कि एक सिंगल मीडियम अगर आप इम्पोज करोगे, उनके ऊपर डालोगे, प्रेशर बनाओगे, तो उससे क्या होगा, उनके कल्चरल हेरिटेज पे भी चोट पहुंचेगी, मतलब उनके कल्चरल हेरिटेज, कल्चर के बारे में, उनकी विरासतों के बारे में भी हमें नहीं पता चलेगा, उनको भी हम कम वैल्यू देंगे। ओके, सो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये लिखा है कि एजुकेशन कल्चर और कम्युनिटी कैसे आपको इंटरसेक्ट करती है लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। हिंदी में है स्टूडेंट इससे रिलेटेड भाषा एवं शिक्षण का माध्यम, सो ये ऐसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आफ्टर दैट इज अ कास्ट
एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कास्ट हायरार्कीज में मैनिफेस्ट थ्रू, तो जो कास्ट हायरार्कीज बनी हुई हैं कि जो अपर लेवल की कास्ट है, लोअर लेवल की कास्ट है, सो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसकी वजह से स्कूल में देखने को मिलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन शो करते हो, मतलब कि आप भेदभाव करते हो। सीटिंग अरेंजमेंट आपका ऐसा होता है कि आप अपने कास्ट वाले लोगों के साथ ही बैठते हो। टीचर की बायसनेस भी और लोअर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। टीचर जो है वो ज़्यादा साइड जो अपर कास्ट से जो हमने बना रखा है, जो सोसाइटी ने बना रखा है, अपर कास्ट के बच्चों के साथ ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाती हैं और लोअर एक्सपेक्टेशन रखती है दलित्स और ट्राइबल स्टूडेंट से। सो एक्सक्लूजन फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज़ और लीडरशिप रोल। तो एक्सक्लूजन भी देखने को मिलता है, मतलब वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी उनको इंक्लूड नहीं करती और लीडरशिप रोल में भी वो ज़्यादातर अपर लेवल की कास्ट को ही ज़्यादा यूज़ करती हैं या फिर उनको ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराती है। सम कम्युनिटीज resist sending गर्ल्स और चिल्ड्रन फ्रॉम oppressed कास्ट टू स्कूल ड्यू टू कल्चरल प्रिजुडाइज। कि जो कल्चरल प्रिजुडाइज बना रखा है कि आप नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, उसकी वजह से कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स तो गर्ल्स को स्कूल भेजने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि ओप्रेस्ड कास्ट होने की वजह से, मतलब उनको दबाव फील करना पड़ता है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो इस वजह से अपने बच्चों को या फिर स्पेशली गर्ल्स को बहुत मुश्किल से स्कूल भेजते हैं या फिर भेजते ही नहीं हैं। ओके, तो हमारे कल्चर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो आप देख सकते हो इससे। ओके, फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में है जाति और सामाजिक स्तरीकरण की वजह से क्या इंटरसेक्शनलिटी देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं जेंडर नॉर्म्स। तो जेंडर नॉर्म्स क्या है, पैट्रियार्कल वैल्यूज इन द कम्युनिटी में। तो अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की स्पेशली, तो यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी ही है। यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स में से आपके फादर की बात ज़्यादा मानी जाती है, उनके रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा अडॉप्ट करा जाता है। सो जिसे हम पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। सत्तात्मक, मुझे हिंदी में पता नहीं मैंने सही लिखा है कि गलत, देख लेना। ओके, तो डिस्करेज गर्ल्स एजुकेशन बियॉन्ड प्राइमरी लेवल, कि उनको सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको घर बैठा दिया जाता है। लिमिट मोबिलिटी, कि उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता और एक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, जैसे साइकिल्स की, ट्यूशन की या टॉयलेट्स की। मतलब स्कूल अगर बच्चे लड़कियां जाने भी लगेंगी तो कुछ काफ़ी सारे स्कूल तो ऐसे जहाँ पे टॉयलेट्स की भी सुविधा नहीं है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें लिमिट हो जाती है, सीमाएं बन जाती हैं इन सब चीज़ों की गर्ल्स के लिए। पुश गर्ल्स इनटू अर्ली मैरिज और डोमेस्टिक वर्क, की लड़कियों को सिर्फ घर के काम काज में रख दिया जाता है या फिर उनकी शादी करा दी जाती है बहुत जल्दी, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती। ओके, तो इसके बारे में आपको हिंदी में भी दिख जाएगा। आफ्टर दैट इज रिलीजियन एंड स्कूलिंग। तो रिलीजन और स्कूलिंग का क्या इंटरसेक्शन है इन तीनों के बीच में। सो स्कूल्स में इधर सपोर्ट और मार्जिनाइज रिलीजियस आइडेंटिटी। तो मतलब स्कूल या तो सपोर्ट करेंगे या फिर उनको मार्जिनलाइज कर देंगे उनकी रिलीजियस आइडेंटिटीज को। इट मीन्स कि वो दबा देंगे रिलीजियस आइडेंटिटीज को या फिर तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। सो माइनॉरिटी स्टूडेंट लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियंस या सिख, की जिनकी संख्या कम है इंडिया में, मे फील एक्सक्लूडेड इफ करिकुलम और सेलिब्रेशन सेंटर ओनली अराउंड मेजोरिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कि उनको एक तरह से वो एक्सक्लूडेड फील करेंगे, उनको लगेगा कि ये हमारे लिए पढ़ाई तो है नहीं, ये हमारे लिए तो है नहीं। बिकॉज जब आप ये देखोगे कि छुट्टियां भी जो होती है या फिर फेस्टिवल्स भी जो सेलिब्रेट होते हैं वो मेजोरिटी ग्रुप के दैट इज रिलीजन के होते हैं, हमारे नहीं होते। तो इससे वो क्या फील करेंगे, एक्सक्लूडेड फील करेंगे। उनके करिकुलम में, उनके पाठ्यक्रम में, और या फिर आप बोल सकते हो सेलिब्रेशन भी उन्हीं लोगों की होगी जो मेजोरिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। ओके, सो इन सम एरियाज मदरसाज और रिलीजियस स्कूल्स आर प्रेफर्ड बाय पेरेंट्स ड्यू टू कल्चरल और आइडेंटिटी रीजन। तो इस वजह से बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो, जैसे मुस्लिम अगर हम रिलीजन की बात करें, तो वो अपने बच्चों को मदरसा में ही भेजते हैं ताकि उनके अंदर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनी रहे, मतलब उन्हें पता चले कि वो कौन है और उनके क्या कल्चर है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनको मदरसा में ही भेजा जाता है, मतलब एक रिलीजियस स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे उनको रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाती है। ओके, सो ये हिंदी में है धर्म और स्कूली शिक्षा के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पढ़ लेना पॉज करके। फिर आ जाते हैं हम अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड। तो अर्बन स्कूल टेंड टू बी मोर डाइवर्स, जो अर्बन स्कूल होते हैं वो ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं एज कम्पेयर टू द रूरल स्कूल, और वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा होता है। प्रोग्रेसिव इन आउटलुक होता है कि वो आगे बढ़ने की दिशा में हमेशा रहता है। सो रूरल और ट्राइबल स्कूल की बात करें तो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होता है, मतलब बिल्डिंग्स ही या फिर आप बोल सकते हो लाइब्रेरीज, टॉयलेट्स, ये सब ही बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं होती और मदर टंग इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं दिया जाता या फिर वो लैक होता है उस चीज़ का, या फिर वहाँ पे मदर टंग इंस्ट्रक्शन की वजह से वो डिफरेंट अदर फॉर्म को नहीं समझ पाते। सो
कम्युनिटी परसेप्शन ऑफ स्कूलिंग में डिफर, तो कम्युनिटी की परसेप्शन स्कूलिंग से मतलब अलग है, कि उनकी कुछ अलग सोच है स्कूलिंग से, कि रूरल कम्युनिटीज में व्यू एजुकेशन मोर एज अ रूट टू एम्प्लॉयमेंट देन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पावरमेंट। सो बेसिकली अगर हम रूरल कम्युनिटी की बात करें, जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो एजुकेशन को बस ये एक नज़रिए से देखते हैं कि उससे उनको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द इंडियन के मन में ये सारी सोच होती है। ये सिर्फ रूरल की ही बात नहीं है, हर इंडियन की सोच होती है कि हमें जॉब मिल जाए बस अच्छी एजुकेशन से। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो ये फोकस नहीं करते कि क्या सही पढ़ा जा रहा है क्या गलत है, बस उनको डिग्री चाहिए और उनको जॉब चाहिए। ओके, सो ये इसके बारे में हिंदी में स्टूडेंट इसको एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे लिखा है, स्कूली शिक्षा के बारे में समुदाय की धारणाएं भिन्न होती हैं। ग्रामीण समुदाय शिक्षा को आलोचनात्मक चिंतन या सशक्तिकरण के बजाय रोजगार के मार्ग के रूप में अधिक देखते हैं। ठीक है, यही बात बोली थी अभी मैंने। फिर आ जाता है स्कूल एज अ साइट ऑफ कल्चरल नेगोशिएशन। तो स्कूल एक कल्चरल नेगोशिएशन की कैसे साइट है, मतलब सांस्कृतिक वार्ता के स्थल के रूप में स्कूल। ठीक है, तो कैसे है ये, स्कूल डू नॉट सिंपली ट्रांसमिट डोमिनेंट वैल्यूज, कि स्कूल सिर्फ डोमिनेंट वैल्यूज ही नहीं सिखाता है, मतलब जो मेजोरिटी पावर में है उनकी वैल्यूज ही नहीं सिखाता। दे कैन नेगोशिएट, चैलेंज और ट्रांसफॉर्म दैम, कि उनको नेगोशिएट भी कर सकते हैं, उनको चैलेंज भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा डोमिनेंट कल्चर के बारे में ही हमें पढ़ाया जाए, हम और सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग लोकल फोकलोर, मतलब आप लोकल फोकलोर इंक्लूड करो, मतलब लोकल गीतों को इंक्लूड करो, हिस्ट्री को बताओ, या फिर आर्ट के बारे में बताओ, करिकुलम अफर्म्स कम्युनिटी आइडेंटिटी के बारे में, ताकि करिकुलम शो कर सके उनकी कम्युनिटी के बारे में और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव पेडागोजीज रखो और क्रिटिकल पेडागोजी रखो टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चन सोशल इनजस्टिस, कि जहाँ पे भी सोशल इनजस्टिस हो रहा है, जहाँ पे भी न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है सोसाइटी में, तो उसके प्रति वो आवाज़ उठा सके, उसके प्रति वो क्वेश्चन कर सके, ऐसा बच्चों को बनाना है। ओके, सो कल्चरल कम्युनिटी पार्टनरशिप इम्प्रूव रेलिवेंस एंड ओनरशिप ऑफ एजुकेशन। स्कूल और कम्युनिटी की पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव करती हैं कि आपकी एजुकेशन कितनी रेलिवेंट है, और मतलब आप कितने ज़्यादा हकदार हो एजुकेशन के, आपको कितनी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो बेसिकली स्कूल के टाइम पे, मतलब जब आपको स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। सो ये हिंदी में स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको पढ़ लेना। स्कूल समुदाय साझेदारी, शिक्षा की प्रासंगिकता और स्वामित्व में सुधार करती है। ओके, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 6.1 पे, दैट इज पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या है, पॉलिसीज लाइक एनईपी एम्फसाइज, एनईपी 2020 जो है वो एम्फसाइज करती है ऑन द कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी पे। मतलब कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी मतलब आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, आपके डिफरेंट कल्चर के बारे में ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं सिर्फ आपको एक कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में या फिर उनको ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाए टीचर्स के द्वारा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए इन अर्ली ईयर्स, मतलब आप ये लगा लो कि 5th क्लास तक, अगर एनईपी बोलती है 5th क्लास तक आपको मदर टंग में ही या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही टीचर को पढ़ाना है, ताकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाए, याद आ जाए, समझ आ जाए, फिर उसके बाद उनको डिफरेंट लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हो। एंगेजमेंट विद लोकल नॉलेज सिस्टम, और फिर एंगेज करो बच्चों को, उनके जो लोकल नॉलेज है, जहाँ पे स्कूल है उसके मतलब उस रीजन के अकॉर्डिंग भी आप उनको नॉलेज दो, उस रीजन की भी आप उनको शिक्षा दो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल डेवलपमेंट, की आप कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन कराओ स्कूल डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिटी के खिलाफ होकर के चलो, आप कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करके चलो स्कूल के डेवलपमेंट में। सो हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफन फॉल शॉर्ट, कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है या फिर कमी हो जाती है किसी चीज़ की, स्पेशली इन मार्जिनाइज एंड अंडर रिसोर्स कम्युनिटीज़। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ में ही ज़्यादा लिखी हैं। अगर हम रियल की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो या तो रिसोर्सेज ही कम है, मतलब अंडर रिसोर्स कम्युनिटीज़ है कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है पढ़ाने के लिए, और वो मार्जिनलाइज है, उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, हालांकि क्रियान्वयन अक्सर अपर्याप्त रहता है, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े या कम संसाधन वालों समुदायों में। ओके, यहाँ पे रिसोर्सेज ही बहुत कम अवेलेबल होते हैं। सो चैलेंजेस एट द इंटरसेक्शन, इट मीन्स कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, मिलती हैं एक दूसरे से। क्या क्या, जैसे कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया,
और कम्युनिटी हो गया। ओके, तो क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? सो कल्चरल मिसमैच बिटवीन होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट। तो होम और स्कूल मतलब घर और स्कूल के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मिसमैच देखने को मिलता है। इट मीन्स कि आपके घर में कुछ चीज़ें सिखाई जाती है और स्कूल में कुछ अलग चीज़ें सिखाई जाती है। ओके, आप देखते हो ना कि कई बार बच्चों को बोलते हैं पेरेंट्स की, ये कहाँ से सीख कर आए हो तुम? सो बेसिकली वो स्कूल से जो उन्हें शिक्षा मिलती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं अपने घर पे जाके, तो वहाँ पे मिसमैच भी देखने को मिलता है। ओके, हिडन करिकुलम दैट प्रिविलेज डोमिनेंट कास्ट एंड क्लास नॉर्म्स। तो जो हिडन करिकुलम है, जो चीज़ें फॉर एग्जांपल जो चीज़ें नहीं लिखी हैं किताबों में, जो चीज़ें कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को उनके बारे में बताया जाता है, सिर्फ उनके बारे में जो डोमिनेंट कास्ट है या फिर क्लास नॉर्म्स है। ओके, जो डोमिनेंट मतलब जो पावरफुल लोग हैं, जो मेजोरिटी में है, उनके बारे में ज़्यादा बताया जाता है। करिकुलम एलिनेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट डोंट सी देमसेल्फ इन टेक्स्ट बुक, कि स्टूडेंट खुद को अपने टेक्स्ट बुक में नहीं देख पाते, मतलब खुद के रीजन के बारे में, खुद के कल्चर के बारे में, खुद की लैंग्वेज के बारे में उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, जिस वजह से गैप फेस करने को मिलता है। मतलब वो करिकुलम से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनको वो चीज़ें समझ ही नहीं आती है बिल्कुल भी। तो टेंशन बिटवीन मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटी वैल्यूज़। सो बेसिकली अब ये भी रहता है कि आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ सिखा रहे हो या फिर मॉडर्न वैल्यूज़ सिखा रहे हो। तो बेसिकली इनका भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि आपको ट्रेडिशनल सिखानी चाहिए, बच्चे ज़्यादा मॉडर्न या बच्चे ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को ना अडॉप्ट कर ले, तो कैसे आप बैलेंस करोगे? वो सब चीज़ें भी चैलेंजेस में आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और पारंपरिक सामुदायिक मूल्यों के बीच तनाव। पाठ्यक्रम अलगाव, छात्र खुद को पाठ्य पुस्तकों में नहीं देखते और छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो प्रमुख जाति या वर्ग मानदंडों को प्राथमिकता देता है। घर और स्कूल के वातावरण के बीच सांस्कृतिक बेमेल। सो बेसिकली ये कुछ चैलेंजेस है जो फेस करने को मिलते हैं फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी आपकी। ओके, सो आफ्टर दैट हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द बी पार्ट, एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो एजुकेशन सोशलाइजेशन का कैसे प्रोसेस है, मतलब समाजीकरण का। ओके, समाजीकरण का कैसे प्रोसेस है तो वो देखेंगे। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल लर्न करता है और इंटरनलाइज करता है, मतलब अपने अंदर सम्मिलित करता है, समाहित करता है नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, बिहेवियर को, सोशल स्किल्स को, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी सोसाइटी में काम करने के लिए, किसी भी सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए। ओके, तो जो भी नॉर्म्स, जो भी रूल, जो भी रेगुलेशन, आपकी ड्यूटीज़, जो बिलीफ है, जो बिहेवियर है, जो आप एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में रहने का, तो वही चीज़ सीखने को, वही चीज़ को के बारे में सीखने को, उसी को ही सोशलाइजेशन बोला जाता है। सो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक तरह से तरीका है जिससे आप सोशलाइजेशन के बारे में सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कूल में, मतलब फैमिली के बाद एक स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों के बारे में पता चलता है, डिफरेंट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता लगता है। ओके, तो इट गोज बियॉन्ड एकेडमिक लर्निंग। ये एकेडमिक लर्निंग मतलब आपको मैथ, साइंस और ये सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा भी आपको पर्सनल आइडेंटिटी को शेप करने में हेल्प करता है, कि जैसे आप फैमिली से निकल कर आए थे वैसे अब आप नहीं हो। सोशल बिहेवियर कैसा है आपका, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको बताते हैं। सो आपके स्कूल्स, आपके टीचर्स, पीयर्स और करिकुलम ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हर इंसान जो भी स्कूल में प्रेजेंट होता है, हर इंसान आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या फिर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, सो ये हिंदी में स्टूडेंट परिचय के बारे में। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों और सामाजिक कौशलों को सीखते और आत्मसात करते हैं। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन हमने अभी देखा कि उस प्रक्रिया को याद करने की, लर्न मतलब सीखने की, या फिर उसको अपने अंदर ही सम्मिलित करने की, कि आप वो सारी चीज़ें सीख जाओ जो आपकी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपके जीवन से, मतलब आपके जीवन की स्टार्टिंग से, जैसे ही आपने जन्म लिया वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपको सिखाया जाता है कि हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, है ना, ऐसे करो, वैसे करो, वो करो, ये करो, वो रूल्स और वो सब आपके पूरे जीवन पर्यंत चलते ही रहते हैं जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। सो दे सो द जब तक किसी की डेथ नहीं हो जाती, सॉरी। सो द वे इंडिविजुअल बिकम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक तरीका है जिस वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो मेंबर बनता है किसी भी सोसाइटी का। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशलाइजेशन के दौरान
वो सारे रूल्स नहीं सीखोगे जो आपकी सोसाइटी आपको बोलती है करने को, तो आपको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा, आपको सोसाइटी में जगह ही नहीं मिलेगी। सो द मीन थ्रू विच सोशल कल्चरल कंटिन्यूटी एंड सोशल कोहेजन आर मेंटेन। तो एक तरह से ये तरीका है जिसकी वजह से आप कल्चर कंटिन्यूटी बना के रखते हो कि डिफरेंट कल्चर के बारे में आप अपने कल्चर को जीवन पर्यंत लेकर के चलते हो, और एक तरह से सोशल कोहेजन इन द सेंस कि आप सभी लोगों को, सभी सोसाइटी के मेंबर्स को साथ लेकर के चलते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग लर्निंग हाउ टू एक्ट। तो बेसिकली ये प्रोसेस है कि आप कैसे एक्ट करोगे किसी सिचुएशन में। जैसे आप किसी की डेथ हो जाती है तो आप बहुत उदास फील करते हो, कोई खुशी की बात है तो आप हैप्पी वाला फेस करते हो, है ना। कोई अगर आपसे सीनियर है तो आप उसके पैर छूते हो या फिर आप उनको नमस्ते करते हो, ग्रीट करते हो। तो बेसिकली कैसे एक्ट करोगे, कैसे बोलोगे, कैसे सोचोगे और कैसा फील करते हो, कैसा फील कर सकते हो सोसाइटी में। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको सोशलाइजेशन में सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में समाजीकरण का अर्थ जो हमने अभी देखा, जन्म से शुरू होने वाली आजीवन प्रक्रिया है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज के सदस्य बनते हैं, ये वैसी प्रक्रिया है। वह साधन जिसके माध्यम से सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक एकता बनाए रखी जाती है। समाज में उचित तरीके से कार्य करने, बोलने, सोचने और महसूस करने का तरीका सीखने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट, एजुकेशन एज अ मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एजुकेशन कैसे एक एजेंट है सोशलाइजेशन का? तो एजुकेशन दोनों तरीके से सोशलाइजेशन करता है, आपकी फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल वे में भी, ओके। तो फॉर्मल सोशलाइजेशन क्या होता है? अकर्स इन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। जो एक फॉर्मल प्लेस पे जाकर के आपको चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, वो फॉर्मल सोशलाइजेशन हो गया। और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और इंटेंशनल होता है। इट मीन्स कि आपको जानबूझकर सिखाया जाता है, आपको दैट इज, जैसे आपको एक सिलेबस इंक्लूड कर लिया मोरल एजुकेशन का, तो उसमें आपको मोरल एजुकेशन के बारे में ही सिखाएंगे, आपको वैल्यूज़ के बारे में ही सिखाएंगे। तो ये इंटेंशनल होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। आपको कहानियों के थ्रू या फिर आपको किसी चीज़ों के थ्रू, आपको वीडियोज़ के थ्रू सिखाया जाता है। इंक्लूड्स टीचिंग वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कोऑपरेशन, कि आपको जैसे डिसिप्लिन के बारे में सिखाना कि जब टीचर पढ़ा रही है तो आपको क्लास में शांत होकर सुनना होता है, टाइम से आना, आपको कोऑपरेशन की सबके साथ मिलकर के सहभागिता बना करके स्कूल में रहना। फॉलोइंग रूल्स एंड शेड्यूल्स, की जो भी शेड्यूल्स है, जो आपके टाइम टेबल्स हैं, जो आपके जो भी ड्यूटीज़ हैं, आपको वो फॉलो करनी है। लर्निंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेशनल आइडेंटिटी एंड एथिक्स, की आपको अपने एथिकल, आपको अपने नैतिक मूल्य नहीं भूलने हैं कि आपको क्या चीज़ सही है आपके लिए करना, क्या चीज़ गलत है। नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करके चलना है। और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती है। सो एनकरेजिंग अचीवमेंट, कॉम्पिटिशन एंड मेरिट, तो ये एनकरेज करता है कि आपने क्या अचीव करा है, मतलब अचीवमेंट आपकी क्या हो सकती है, कॉम्पिटिशन को और मेरिट को एनकरेज करता है आपकी फॉर्मल सोशलाइजेशन की। आपको बताते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन है, इट मीन्स कि आप किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हो, अचीवमेंट क्या है आपकी और क्या आपके मेरिट हैं, ओके, क्या आपके अच्छे काम हैं, किस में आप सफल हुए, वो सारी चीज़ों को एनकरेज करता है आपका स्कूल, ओके। सो ये हिंदी में है, औपचारिक समाजीकरण बोलते हैं फॉर्मल सोशलाइजेशन को। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होते हैं ये, ठीक है। तो इसको प्रोत्साहित करता है उपलब्धि को, प्रतिस्पर्धा को, योग्यता को। आफ्टर दैट इज द इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, तो इट हैपन्स थ्रू पीयर इंटरेक्शन। तो पीयर इंटरेक्शन के थ्रू होती है, मतलब जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो। हिडन करिकुलम के थ्रू, मतलब जो चीज़ें इंक्लूड नहीं करी जाती हैं आपकी करिकुलम में बट फिर भी आपको सिखाई जाती हैं। और सोशल स्कूल एनवायरनमेंट के थ्रू आप सीखते हो कि स्कूल में जो चीज़ें हो रही है, स्कूल में आप टीचर्स को कैसे देख रहे हो, है ना, टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके थ्रू जब आप सीख रहे हो, पीयर इंटरेक्शन दोस्तों के थ्रू सीख रहे हो, तो वो इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है। सो टीचर्स अनस्पोकन नॉर्म्स, लाइक कि जो बोले नहीं जाते बट फिर भी आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स के बारे में, कि जेंडर रोल्स क्या हैं, कि लड़कियों का क्या रोल है, एक तरह से लड़कों का क्या रोल है सोसाइटी में। रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी, इट मीन्स कि आप रिस्पेक्ट करोगे ऑथोरिटी की, कि जिसके पास जिसकी पावर है, जितनी पावर है आप उसको उतने, मतलब आप उसको अहमियत दो, जिसके पास पावर है उसकी रिस्पेक्ट करो। क्लासरूम एटिकेट कैसे होने चाहिए आपके, कि क्लासरूम में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके रूल्स क्या होने चाहिए। ग्रुप डायनामिक्स के बारे में और लीडरशिप के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में। समाजीकरण के एक प्रमुख एजेंट के रूप में शिक्षा, अनौपचारिक समाजीकरण क्या है, समूह गतिशीलता और नेतृत्व के बारे में शिक्षा, शिष्टाचार, अधिकार के प्रति सम्मान या फिर जातिगत भूमिकाएं आपको सिखाई जाती है। आफ्टर दैट इज स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन थ्रू एजुकेशन, तो स्टेजेस क्या है? सो प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस इन अर्ली चाइल्डहुड, मेनली एट होम और प्री
प्राइमरी एजुकेशन। सो बेसिकली प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है वो आपकी फैमिली ही कराती है, आपके घर में ही होता है, ठीक है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी हो सकता है। सो बेसिक बिहेवियर आपको सिखाए जाते हैं, लैंग्वेज, हैबिट और वैल्यूज जो सिखाई जाती है आपको, बेसिक जो आपके घरों में फॉलो होती है वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है, नमस्ते करना है, ये करना है, वो करना है। सो स्टूडेंट, द सेकंड वन इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सो सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, जो फैमिली के बियॉन्ड होता है, मतलब फैमिली के बाहर जब बच्चे जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, नेबरहुड में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो तब वो समाजीकरण के बारे में सीखते हैं। सो बेसिकली वही उनका सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। सो इट अकर्स ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स एंड बियॉन्ड। तो स्कूल ईयर्स और उसके बाद जब भी बच्चे कुछ सीखते हैं, बच्चे देखते हैं सोसाइटी में रह करके, उसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलेंगे। सो मोर फॉर्मलाइज लर्निंग ऑफ सोसाइटल रूल्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मल वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे आप स्कूल्स की बात करो तो स्कूल में बच्चों को एक तरह से रूल्स रेगुलेशंस दे दिए जाते हैं कि आपको ये फॉलो करने हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, दैट यू हैव टू फॉलो। सो एजुकेशन हेल्प चिल्ड्रन अडेप्ट टू ब्रॉडर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। सो एजुकेशन बच्चों को सिखाती है कि वो कैसे, जो भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है किसी भी इंडिविजुअल से, उन पर उन्हें कैसे खड़े उतरना है, उनको कैसे सीखना है, और कैसे वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, ताकि वो एक सोसाइटी में बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके खुद का भी। सो टर्शरी सोशलाइजेशन क्या होता है, तो इट हैपन्स इन अडल्टहुड, स्पेशली इन प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और हायर एजुकेशन सेटिंग। सो स्कूल्स के बाद जब बच्चे, एक तरह से आप बोल सकते हो, जब अडल्ट हो जाते हैं, अडल्टहुड में आ जाते हैं, जब वो अपनी जॉब ले लेते हैं, या फिर बोल सकते हो आप कॉलेजेस में, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, तो तब वो सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो एक तरह से टर्शरी सोशलाइजेशन हो गया। सो रिफाइंस एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड बिहेवियर। सो बेसिकली यहाँ पर आकर जो उनके बिलीव्स होते हैं, जो उनकी मान्यताएं होती हैं, उनके बिहेवियर होते हैं, उनमें और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट आता है, मतलब और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छे हो जाते हैं वो, है ना। एक तरह से जैसे छलनी का काम क्या होता है, किसी भी, जैसे चाय को छानना, तो जो चाय बनती है उसको छाना, तो जो उनके बिहेवियर होता है उसको बिल्कुल एक तरह से बहुत अच्छा क्रिएट कर देती है। प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशलाइज्ड रोल, ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड रोल की तरफ बढ़ते जाए, है ना। तो बेसिकली जब स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, जैसे कि आप पायलट भी बनना चाहते हो, साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो, टीचर भी बनना चाहते हो, आर्मी मैन बनना चाहते हो। बट जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ क्रिएट कर लेते हो, फिर आप हायर एजुकेशन सेटिंग में आते हो, तो आपका मेन एक गोल होता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड से रिलेटेड आप अपनी एजुकेशन लेते हो। जैसे पॉलिटिकल लाइफ में आप पॉलिटिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें करोगे। सो स्टूडेंट, शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण के चरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, तृतीयक समाजीकरण। ओके, सो आफ्टर इज द की सोशलाइजिंग फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो क्या फंक्शंस हैं एजुकेशन के जो सोशलाइजिंग में हेल्प करते हैं, तो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो एजुकेशन आपको हेल्प करता है आपकी जो संस्कृति है उसको ट्रांसमिट करना, कि क्या आपके रूल्स हैं, क्या आपके रेगुलेशंस हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं ना। तो एजुकेशन पास डाउन करते हैं कल्चरल नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस। ओके, सो इट हेल्प मेंटेन कंटिन्यूटी एंड आइडेंटिटी इन अ सोसाइटी, कि आप कौन है, क्या आपकी आइडेंटिटी है, उसको मेंटेन करने में, और उस तरह की आइडेंटिटी को, उस तरह के कल्चर को कंटिन्यू रखने में एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी को डेवलप करना, इट मीन्स कि एजुकेशन जो है वो एक तरह से फॉर्म पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी की। पर्सनल आइडेंटिटी क्या है बच्चे की, कि बच्चा किस में ज़्यादा अच्छा है, बच्चा क्या है, कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये इम्प्रूव करने में आपकी स्कूल या फिर आपकी एजुकेशन हेल्प करती है। सोशल आइडेंटिटी क्या है उसकी, जैसे कि जेंडर हो गया, क्लास हो गया, कास्ट हो गई, रिलीजन हो गया, नेशनलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हमें तब पता चलता है जब हम स्कूल में जाते हैं, है ना। स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट से मिलते हैं, पीयर्स बनाते हैं, अपने पीयर ग्रुप बनाते हैं। सो इट हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड देयर प्लेस इन द सोसाइटी, की क्या प्लेस है उनकी सोसाइटी में। बेसिकली इसको डेवलप करने में या फिर इसको समझने में हेल्प करती है हमारी क्या, एजुकेशन। ओके, आफ्टर दैट इज हिंदी में, तो शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्य में संस्कृति का हस्तांतरण और पहचान का विकास होता है। फिर आ जाते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज डेवलप होती है हमारी। तो हमारी जो स्कूल्स होते हैं या फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं हमें सिखाते हैं सोसाइटल वैल्यूज। एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको एक सामाजिक मूल्य जो है आपके पास होने चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी, कि आप सबको समान अधिकार दो, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये एनकरेज करता है क्या, हमारे जो टीचर है हमारे अंदर डेवलप करते हैं मोरल और एथिकल डेवलपमेंट। ओके, कि बच्चे का सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ही ना हो, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट में उनको मोरल ड्यूटीज़ के भी बारे में बताना चाहिए,
क्या सही है क्या गलत है, उनके सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। सो रोल प्रिपरेशन एक तरह से हेल्प करते हैं आपके टीचर्स, आपके स्कूल, आपकी एजुकेशन, कि आप आगे जाके क्या बनोगे, आपको एक तरह से आपका रोल बता देते हैं। सो प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक सोशल रोल, जैसे सिटीजन, वर्कर, पेरेंट, तो उनका क्या रोल है, जैसे सिटीजन का क्या रोल है ना, और वर्कर का क्या रोल है, पेरेंट का क्या रोल है। ओके, सो इट हेल्प अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस, इट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस सोशल पोजीशन। तो ये समझाती है लोगों को कि उनकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, है ना, कि सोसाइटी में उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है तो टीचर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी, क्या माना जाएगा उनसे, कि वो बच्चों को पढ़ाने आए हैं, बच्चों का फ्यूचर डेवलप करने के लिए आए हैं, बच्चों को सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें, ये उनका एक तरह से रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो बेसिकली ये मेंटेन करने में, ये समझाने में हमें हेल्प करती है हमारी एजुकेशन। सोशल इंटीग्रेशन, तो सो ब्रिंग टुगेदर स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो अब आप देखोगे स्कूल एक तरह से मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, हम हमेशा से बात कर रहे हैं, स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का एक छोटा रूप है। तो आपकी क्लास में आपको डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हुए बच्चे मिलते हैं। ओके, दो सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो ये नेशनल यूनिटी को बढ़ाता है, कोऑपरेशन को बढ़ाता है, और एक दूसरे के साथ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को भी इन्वॉल्व करता है, कि सब लोगों ने मिलकर के क्या एक्सपीरियंस करा है, क्या उनके बेसिक एक्सपीरियंस है, कैसे वो कोऑपरेट करते हैं क्लास में एक दूसरे के साथ, और यूनिटी को भी प्रमोट करते हैं हमारी एजुकेशन। इस सब के बारे में हिंदी में मानदंड और मूल्य, भूमिका तैयारी और सामाजिक एकीकरण। फिर आ जाते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन एजुकेशन। सो डिफरेंट एजेंसीज है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, जिसके थ्रू हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टीचर्स की बात की हुई है, वैसे फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंसी है हमारे सोशलाइजेशन की। सो टीचर्स क्या है, टीचर्स रोल मॉडल का रोल प्ले करते हैं, एनफोर्स ऑफ डिसिप्लिन, की एक तरह से डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन सिखाते हैं हमें, और वैल्यू ट्रांसमीटर की वैल्यू ट्रांसमिट करते हैं, आपके कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं आप तक, आपकी नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं। सो पीयर जो मतलब आपके दोस्त हैं, वो आपके सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एटीट्यूड्स को, ग्रुप आइडेंटिटी को, है ना, कि आपके कैसे दोस्त हैं वो निर्भर करता है आप पर, और उससे आपकी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त हैं जो वायलेंस करते रहते हैं या फिर क्लास में पढ़ते नहीं है, तो आपकी भी आइडेंटिटी वैसे ही क्रिएट हो जाएगी। करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटल वैल्यूज और नॉर्म्स को, जो आपके सिलेबस होता है, जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जो हिडन करिकुलम होता है, छिपा हुआ करिकुलम जो लिखा नहीं होता बेसिकली, वो सारी चीज़ें आपको वैल्यूज़ और नॉर्म्स के बारे में सिखाते हैं। आपके चैप्टर्स में भी, दैट इज़ आपके एकेडमिक करिकुलम में भी आपको, आपकी चैप्टर्स में, आपके टॉपिक्स में आपको दैट इज सोसाइटल और नॉर्म्स के बारे में सिखाया जाता है उनके थ्रू भी, जैसे सिटीजनशिप के क्या रूल्स, क्या ड्यूटीज़ हैं, और जेंडर रोल्स के बारे में, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में आपको बताया जाता है। टेक्स्ट बुक आपको वर्ल्ड व्यू, एक तरह से आप जो चीज़ें लिखी हैं आप नज़रिए से देखते हो, क्या पूरे संसार के नज़रिए से, नेशनल हिस्ट्री के बारे में, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं टेक्स्ट बुक। स्कूल एनवायरनमेंट डेवलप सोशल हैबिट्स, कोऑपरेशन, ऑर्डर एंड हायरार्की। तो आपका जो स्कूल एनवायरनमेंट है आपको एक तरह से ऑर्डर और हायरार्की आपको मेंटेन करने में हेल्प करता है, कि आपके आपके एक तरह से क्या रोल है ना, डिफरेंट टीचर्स के क्या रोल हैं आपके स्कूल में, आपके एनवायरनमेंट में, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है। सो बेसिकली आप एक तरह से रोल और आइडेंटिटी के बारे में जानने लगते हो, और सोशल हैबिट भी डेवलप होती है आपकी आपके स्कूल एनवायरनमेंट से। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ एजुकेशन एज सोशलाइजेशन। तो अ चाइल्ड लर्निंग पैट्रियोटिज्म थ्रू नेशनल एंथम एंड हिस्ट्री लेसन्स, कि एक बच्चा जो देश के प्रति प्यार के बारे में सीख रहा है, तो वो किसके थ्रू सीखेगा, नेशनल एंथम के थ्रू और हिस्ट्री लेसन्स के थ्रू, है ना, कि वो देशभक्ति के बारे में कहाँ से सीखेगा, थ्रू द नेशनल एंथम और हिस्ट्री लेसन। जब उनको ये सारी चीज़ें कराएंगे स्कूल्स में, क्लास में, तो वो एक तरह से ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जेंडर रोल्स रीइंफोर्स और चैलेंज थ्रू क्लासरूम डायनामिक्स। तो जो आपके क्लासरूम में जो व्यवहार हैं लोगों के, या फिर क्लासरूम में टीचर कैसा सिखा रही है, तो वो जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं और उनको चैलेंज भी कर सकते हैं ना, उनको चुनौती भी दे सकते हैं कि क्या जेंडर रोल्स है, क्या नहीं है ना, उनको बढ़ावा भी दे सकते हैं टीचर, है ना, और उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट लर्निंग कोऑपरेशन वाया ग्रुप प्रोजेक्ट्स और स्पोर्ट्स, कि स्टूडेंट्स को ग्रुप लर्निंग सिखाई जा रही है, ग्रुप लर्निंग सिखाई जा रही है, या फिर कोऑपरेशन सिखाया जा रहा है ग्रुप प्रोजेक्ट्स के साथ, और स्पोर्ट्स के साथ, ओके, स्पोर्ट्स से मिलके। सो एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर एंड पर्सपेक्टिव थ्रू लिटरेचर एंड लैंग्वेज स्टडीज। सो बेसिकली आपको डाइवर्स कल्चर के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, या फिर
वर्ल्ड वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है, तो बेसिकली वो लिटरेचर के थ्रू और लैंग्वेज स्टडीज के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कितने हमारे कल्चर हैं, कितने फोक आर्ट है, कितने फोक आर्टिस्ट हैं, उन सब के बारे में आपको लिटरेचर और लैंग्वेज स्टडीज में बताया जाएगा। ओके। फिर ये हिंदी में है स्टूडेंट, समाजीकरण के रूप में शिक्षा के उदाहरण, एक बच्चा राष्ट्रगण और इतिहास के पाठों के माध्यम से देशभक्ति सीख रहा है, कक्षा की गतिशीलता के माध्यम से भूमि लिंग भूमिकाओं को सुदृढ़ और चुनौती दी जाती है। ठीक है। फिर आफ्टर दैट इज द क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। तो क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस क्या है इसके, समटाइम प्रमोट कंफर्मिटी और ओवर क्रिएटिविटी। सो बेसिकली ये जो सोशलाइजेशन है आपका, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटिविटी को एनहेंस नहीं करता, बल्कि कन्फर्मिटी को एक तरह से आपको ये बता दिया जाता है, एक तरह से रिजिड बना दिया जाता है कि यही सारी चीज़ें सही हैं, यही सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो सिलेबस है उस तरह से आपको सिखाया जाता है, तो एक तरह से रिजिड स्ट्रक्चर सा बना दिया जाता है। मे री इन्फोर्स सोशल इनइक्वालिटीज, तो सोशल इनइक्वालिटीज़ को री इन्फोर्स करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं, तो जैसे कास्ट को, क्लास को, जेंडर को, बाइसनेस को, ऐसे सोसाइटीज़ में। सो जो हिडन करिकुलम है वो सोशलाइज करता है स्टूडेंट्स को इनटू ओबीडियंस, पैसिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि जो टीचर्स कहेंगे उन्हें वो माना है, जो पेरेंट्स कहेंगे उन्हें वो माना है, जो कुछ सामने वाला कहेगा उन्हें वो माना है। तो एक तरह से वो पैसिव लर्नर बन के ही रह जाता है कि उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलता। डिस्क्रिमिनेशन भी सिखाया जाता है, और ओबीडियंस, एक तरह से ओबीडियंस की पालन करना है, बट आपको बिना कुछ कहे उनसे, है ना, कि आप अपनी बात नहीं रखोगे, वैसे ही उनका पालन करें उनकी बातों का। सो ऑफन नेग्लेक्ट लोकल नॉलेज सिस्टम इन फेवर ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। तो बेसिकली नेग्लेक्ट करता है ये, बढ़ावा नहीं देता है नॉलेज सिस्टम्स को, लोकल नॉलेज सिस्टम्स को, है ना, क्योंकि ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, जो एक तरह से मेजोरिटी में हैं, उन्हीं को ही साथ में लेकर चलता है। क्या? आपके दैट इज लोकल नॉलेज सिस्टम, या फिर आपका स्कूल। ओके। सोशलाइजेशन में सो आलोचनाएं और सीमा सोशलाइजेशन से रिलेटेड ये सारी हैं, आप हिंदी में इसको पढ़ लेना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। फिर हम आ जाते हैं रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑन कल्चर एंड एजुकेशन प्रोसेस, सोशल वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, लीगल इंटरवेंशन ऑन चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर एक्ट, एजुकेशन पॉलिसीज एंड एक्ट, अडल्ट लिटरेसी, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इक्वालिटी। सो इन सब के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से। और हाँ, आपको अगर ये वीडियोस बड़ी लग रही हैं तो आप एक एक करके डेली एक टॉपिक देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको पूरी वीडियो देखनी, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम लैप्स भी मिल जाएगा कि जिस टाइम में जिस जो यूनिट है, जो टॉपिक है, सॉरी, वो आपको वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके। ओके। तो आपको बार बार ऐसे स्क्रॉल या फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट इज अ सोशल वेलफेयर एंड इट्स रोल इन कल्चर एंड एजुकेशन। तो सोशल वेलफेयर क्या होता है और उसका रोल क्या है आपके कल्चर और आपके एजुकेशन में। तो सोशल वेलफेयर क्या है, एक प्रोग्राम है, एम टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। जब हम किसी इंसान की भलाई के लिए, फिर सोसाइटी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए, या फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, इट मीन्स कि जिनको बहुत फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, प्रिविलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए, जैसे कि आप बोल सकते हो ओल्ड एज वुमेन हो गई, या फिर विडो हो गए, या फिर SC ST कास्ट के लोग हो गए, है ना, और या फिर आप बोल सकते हो ट्राइबल ग्रुप जो ST में ही आ जाएंगे। ठीक है। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन सब के लिए ये बात की गई है। सो दीज प्रोग्राम डीपली इन्फ्लुएंस बोथ एजुकेशनल एक्सेस। तो इससे आपके एजुकेशनल एक्सेस को भी इन्फ्लुएंस मिलेगा, मतलब अगर आप किसी की भलाई के लिए काम करोगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करोगे, तो ऑब्वियसली आप एजुकेशन के लिए भी करोगे। एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, कि कैसा आपके कल्चरल एनवायरनमेंट है लर्निंग का, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन की बात करें, जैसे मिड डे मील जो जिसको हम PM पोषण योजना कहते हैं अब, है ना, पहले मिड डे मील नाम था, इसके बाद फिर उसके बाद इसका नाम PM पोषण योजना हो गया। सो बेसिकली ये इसलिए लाई गई थी ताकि स्कूल अटेंडेंस बढ़े, स्कूल में बच्चे आए एक तरह से खाने के पर्पज से ही, बट वो स्कूल में आए और कुछ ना कुछ तो वो सीखेंगे, स्पेशली अमंग पुअर चिल्ड्रन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। कि जो पुअर चिल्ड्रन है, जैसे जो एक तरह से पेरेंट्स क्या करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, जल्द ही उन पर जिम्मेवारी डाल देते हैं काम काज की, तो इसलिए उनको स्कूल से बाहर निकाल लिया जाता था बीच में से। सो उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली आपको स्कूल में ही लंच प्रोवाइड होता है, स्कूल में ही खाना प्रोवाइड होता है, ताकि बच्चों को खाने की दिक्कत और बच्चों का न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए, है ना, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए भी ऐसा फूड प्रोवाइड करा जाता है बच्चों को स्कूल में ही, ताकि वो घर ना जाए, या फिर उनको एक तरह से वो बोल सकते हैं कि उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। ओके। सो फ्री यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक एंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा,
कि हेल्प, इससे क्या होता है कि ब्रिज गैप्स इन स्कूल पार्टिसिपेशन फॉर गर्ल्स, कि एक तरह से जो गैप है वो कम हो जाता है कि जब आप ये यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो तो गर्ल एजुकेशन भी प्रमोट होती है। इससे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड ग्रुप्स के लोग भी यहाँ पर स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। ओके, क्योंकि आप फ्री फैसिलिटीज़ दे रहे हो उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको अपनी बेसिक नीड्स को भी क्वालिफाई करना है या बेसिक नीड्स को भी पूरा करना है, तो वो स्कूल के ज़रिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इट प्रमोट अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन, तो इससे इंक्लूजन बढ़ता है, मतलब समावेश आता है। इट मीन्स कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को इंक्लूड करके चला जाता है। इक्विटी को प्रमोट करते हैं, इट मीन्स कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो फॉर दोज हु नीड हेल्प, है ना, ताकि इक्वल लाने के लिए सब और बाकी लोगों से, है ना। और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन, तो ये एक तरह से कि स्टेट की या फिर आप बोल सकते हो आपकी गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन को लेकर के, उसको भी ये प्रमोट करता है। सोशल वेलफेयर या फिर आप बोल सकते हो जो सोशल वेलफेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें। फिर आ जाता है समाज कल्याण तथा संस्कृति और शिक्षा में इसकी भूमिका, तो ये हिंदी मीडियम में है स्टूडेंट, जो अभी हमने पढ़ा कि सामाजिक कल्याण क्या होता है, कार्यक्रमों का उद्देश्य हाशिए पर पड़े और वंचित समूह की भलाई में सुधार करना है। ये कार्यक्रम शिक्षा तक पहुंच और सीखने के सांस्कृतिक माहौल देने को गहराई से प्रभावित करते हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। So basically, social reform movements have historically challenged discriminatory culture norms and promoted education as a tool for social transformation. जो सोशल रिफॉर्म होते हैं, मतलब जो चेंजेस आते हैं, एक तरह से ऐसे कोई मूवमेंट्स होते हैं जो चेंजेस लाने के लिए होते हैं। सो बेसिकली ये क्या होते हैं, इनमें एक तरह से ये बहुत पुराने या फिर आप बोल सकते हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे, या फिर जो एक तरह से चैलेंज किया था लोगों ने कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी कल्चरल नॉर्म्स हैं, तो उनको चैलेंज करना और प्रमोट करना एजुकेशन को, ताकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। सो स्टूडेंट, सेकंड वन इज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली समाज सुधार के लिए जो मूवमेंट्स करे जाते हैं, जो आंदोलन करे जाते हैं और उनका क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में। सो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैव हिस्टोरिकली चैलेंज्ड डिस्क्रिमिनेटरी कल्चर नॉर्म्स, की जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स थे जो बिल्कुल भेदभाव से रिलेटेड थे, कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, उनको चैलेंज करते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ओके, और प्रमोट करते हैं एजुकेशन को, ताकि आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सको, सोसाइटी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। सो नोटेबल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने सती प्रथा के बारे में बात की थी, है ना, सती प्रथा के बारे में चैलेंज किया था, कि जिसमें क्या होता था कि एक लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे भी साथ में ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि उन्हें भी जला दिया जाता था, है ना, उनके साथ ही, उनकी अर्थी के साथ ही। सो बेसिकली उसको वो मानते थे कि पुण्य का काम है। ओके, कि वाइफ उनके साथ जा रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो बेसिकली इसको उन्होंने चैलेंज किया था, इसको उन्होंने हटाया था दोनों ने मिलके। और चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी काम किया था इन्होंने, कि जो बाल विवाह था, है ना, लड़कियों का बहुत जल्द ही शादी कर देना, उस पर भी काम किया था, और विमेन एजुकेशन के लिए भी। ओके, सो ज्योतिबा फूले एंड सावित्री बाई फूले। सो बेसिकली सावित्री बाई फूले एक लेडी थी और ये इनके हस्बैंड थे। इन दोनों ने मिलकर के विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, दलित एजुकेशन के लिए भी, और जेंडर इक्वालिटी रखने के लिए स्कूलिंग में, कि लड़के लड़की सब बराबर हैं, दोनों को एजुकेशन लेने का समान अधिकार है। ओके, और दलित एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात की। B.R. अम्बेडकर की बात करें तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है। सो बेसिकली इन्होंने एम्फोसाइज किया था एजुकेशन एज अ मीन ऑफ सोशल जस्टिस, कि एजुकेशन ही एक तरीका है जहाँ से आप जस्टिस ला सकते हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सभी को न्याय दिला सकते हो, और एमेंसिपेशन ऑफ फॉर दलित्स एंड अदर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज। सो एक तरह से ये क्या था, ये सोशल जस्टिस के लिए, ताकि और क्या कर सके, जो दलित्स हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी B.R. अम्बेडकर ने। तो उन्होंने कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करे थे फॉर दोज हु डोंट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एनी टर्म्स ऑफ एरियाज। ओके, तो किसी भी एरिया में उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से B.R. अम्बेडकर ने उनके लिए काम किया था, भीमराव अम्बेडकर। कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो दीज मूवमेंट चैलेंज कास्टिज्म, तो ये जो मूवमेंट्स थे उन्होंने कास्टिज्म को चैलेंज किया, पैट्रियार्की सोसाइटी को और ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी को, एक तरह से जो पुरानी चली आ रही प्रथा थी उसको इन्होंने चैलेंज किया लोगों ने मिलकर, है ना, इन सब लोगों ने मिलकर, और कास्टिज्म को भी एक तरह से हटाया। सो एनकरेज अ कल्चर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप ऐसे ही किसी बिलीफ पर ना मान लो, ऐसे ही किसी चीज़ को ना मान लो,
उनके अंदर एनहेंस किया कि आप कैसे सोच सकते हो, सोच विचार कर सकते हो कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं जीने के, सबके पास इक्वल राइट्स एजुकेशन लेने के, इक्वालिटी को प्रमोट किया और एजुकेशनल राइट्स के लिए भी काम करा, ताकि सभी लोगों को, जो भी सोसाइटी में है, जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन में। तो सामाजिक सुधार आंदोलन और उनका प्रभाव, ये सारे हिंदी में है। सामाजिक सुधार आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती दी है और शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में बढ़ावा दिया है। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लीगल इंटरवेंशन ऑन चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर। सो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट दैट इज 2006, इसमें क्या था, 2006 में जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया था, तो इसमें डिक्लेयर करी थी एक तरह से एज, जो मिनिमम एज है जिसमें आप क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो उसके बाद या उस एज में आकर के। तो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स रखी गई थी और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप मैरिज कर रहे हो तो उसको इलीगल माना जाता था, बाल विवाह माना जाता था, जिसके ऊपर फाइन, और जिसकी वजह से फाइन और आप बोल सकते हो जेल भी हो सकती थी। सो ये प्रोटेक्ट करता है गर्ल्स को फ्रॉम अर्ली ड्रॉप आउट, की जो बच्चे, जो लड़कियों को स्पेशली स्कूल से निकाल लिया जाता था और उनकी शादी करा दी जाती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करता है और कॉन्टिन्यूड एजुकेशन के लिए काम करा। सो इन्होंने शिफ्ट किया कल्चर एटीट्यूड अबाउट गर्लहुड, मैरिज एंड स्कूलिंग की, मतलब लड़कियां भी हैं, उनका भी जीवन है, उनके मैरिज को लेकर के बात की और स्कूलिंग के लिए बात करी थी लोगों ने मिलकर के। ओके, सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फिर उसके बाद 2016 में से अमेंड किया गया। सो बेसिकली ये बोलता है कि 14 ईयर्स तक या फिर उससे कम बच्चे को किसी भी ऑक्यूपेशन में नहीं जाना चाहिए या फिर उनको कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए 14 साल से कम बच्चों के लिए। ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन में, तो अगर वो कराया जाए तो उसे चाइल्ड लेबर बोला जाएगा और उसके अगेंस्ट भी प्रॉपर एक्शन हो सकते हैं। सो इट एनकरेज यूनिवर्सल एजुकेशन बाय लीगली प्रोटेक्टिंग स्कूल एज चिल्ड्रन। तो जैसा आरटी हमारी कहती है 6 to 14 ईयर्स तक की एज में कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है, तो आप तब तक तो एटलीस्ट किसी भी बच्चे को काम में नहीं रख सकते हो, किसी बच्चे की देर इज रोजगार नहीं दिलवा सकते हो। ओके, ये इलीगल टर्म है। अगर आप किसी छोटे बच्चे से काम करवाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर भी फाइन है और आपको जेल भी हो सकती है। सो कल्चरल शिफ्ट क्या देखने को मिला, चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ वायलेशन ऑफ राइट्स नॉट अ नॉर्म। सो बेसिकली चाइल्ड लेबर को एक तरह से ये देखा गया कि वो राइट्स उनके छूटते जा रहे हैं, फिर उनका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये उनकी एजुकेशन की एज थी, है ना, तो एजुकेशन की एज थी और ये एक्ट बना दिया गया जिससे ये इलीगल माना जाने लगा। ठीक है, इलीगल माना जाने लगा, तो उसकी वजह से फाइन और दैट इज पनिशमेंट्स भी दी जाने लगी। ओके, तो ये मानदंड नहीं, ये एक तरह से राइट्स माने जाने लगे। ओके, फिर है हिंदी में बाल विवाह और बाल श्रम पर कानूनी हस्तक्षेप। ठीक है, हमने पढ़ लिया चाइल्ड मैरिज और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के बारे में। फिर आ जाते हैं एजुकेशन पॉलिसीज एंड एक्ट्स। तो आरटीई एक्ट 2009 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। सो ये प्रोवाइड करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए, सभी इन द सेंस की जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स में 25 जो परसेंट है वो आप डिसएडवांटेज बच्चों के लिए रखोगे, मतलब जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनके लिए, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कि वो भी प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। ओके, इस रिजर्वेशन के तहत। सो ये प्रमोट करता है कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। तो बच्चे इंक्लूड, मतलब सभी बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाया जाए और कोई भी भेदभाव ना हो, और चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को ये एनहेंस करता है। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये एक तरह से फोकस करता है, इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं या मेन गोल हैं वो यही है, इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी, कि आप क्वालिटी एजुकेशन दो, आप ऐसी एजुकेशन दो जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, एक्सेस मतलब सभी तक पहुंच हो एजुकेशन की, और इक्विटी के साथ मतलब जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, जिसको एड की ज़रूरत है, उसे एड दिया जाए, ताकि एक तरह से प्रॉपर बैलेंस बना के चल सके अदर सोसाइटी के साथ या फिर डोमिनेंट सोसाइटीज़ के साथ। सो एनकरेज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को एनकरेज करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या लाया गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, कि जो भी बच्चे हैं वो पहले 8 क्लास तक या फिर 5th क्लास तक वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपने रीजनल लैंग्वेजेस में। ओके, फिर उसके बाद उन्हें सेकंड और थर्ड लैंग्वेज सिखाई जाएंगी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी एनहांस करता है। इट मीन्स की स्किल्ड एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कि आप 6 से 8 क्लास में बच्चों के लिए एआई एजुकेशन या फिर अबेकस के बारे में या फिर जो भी चीज़ें हैं दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में आप उन्हें पहले से ही बताओ। सो इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन कल्चर टू बी लर्नर फ्रेंडली, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर सेंटर।
फ्यूचर रेडी। तो बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना, बच्चों को एक ऐसा एक तरह से अधिकार देना कि सभी बच्चे इक्वल हैं, और यहाँ पे लर्नर फ्रेंडली, इट मीन्स कि लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग, लर्नर के नीड इंटरेस्ट को देखते हुए, इंटरेस्ट एरियाज को देखते पढ़ाया जाता है, और सभी के लिए एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो ये है शैक्षिक नीति और अधिनियम शिक्षा का अधिकार, RTI, दैट इज अधिनियम 2009, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो रोल इन कल्चर एंड एजुकेशन, तो एम्पावर इलिटरेट अडल्ट, स्पेशली वुमेन एंड रूरल पॉपुलेशन। तो ये इलिटरेट अडल्ट को एम्पावर करते हैं, उनको सुदृढ़ बनाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। इट मीन्स कि जो आपकी दैट इज अडल्ट लिटरेसी है, जो अडल्ट एज में जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना एक तरह से अडल्ट लिटरेसी का मेन एम है, स्पेशली फॉर विमेन और रूरल पॉपुलेशंस की, जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, है ना, या फिर जो रूरल में जो लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनको ये प्रोवाइड करता है हेल्प। सो इट प्रमोट सोशल अवेयरनेस, हेल्थ, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड पेरेंटिंग स्किल्स। तो ये प्रमोट करता है सोशल अवेयरनेस को, इट मीन्स कि आप सोसाइटी के प्रति अवेयर हो, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके प्रति अवेयर हो, उनकी हेल्थ के लिए, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द सेंस की वो भी, उनको भी डेमोक्रेटिक वैल्यू समझ में आए कि इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, कैसे क्या उनके राइट्स हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बढ़ावा देना और पेरेंटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, एक तरह से एक अच्छी पेरेंटिंग स्किल जो इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे के बेटर फ्यूचर को। अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका अर्ली इंटरवेंशन कर सको। सो बेसिकली इसका मेन एम यही है एडल्ट लिटरेसी का। ओके, सो चेंजेस कल्चरल नॉर्म्स बट अबाउट हु कैन बी एजुकेटेड एंड व्हेन। सो बेसिकली जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको चेंज करने के लिए एडल्ट लिटरेसी लाई गई है कि कौन एजुकेटेड हो सकता है और कब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को परे कर कर बिल्कुल, कि आपकी कोई उम्र नहीं होती है पढ़ने लिखने के लिए, आप कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी डिग्री ले सकते हो, कभी भी एजुकेशन ले सकते हो। एनकरेज इंटरजनरेशनल एजुकेशन इम्पैक्टिंग चिल्ड्रन स्कूल पॉजिटिवली। तो ये एक तरह से एनकरेज करता है इंटरजनरेशनल एजुकेशन को, कि एक तरह से जो भी ये गैप्स देखने को मिलते हैं, जनरेशन गैप, इसको ब्रिज करता है, इसको मिटाता है, ताकि चिल्ड्रन की जो स्कूलिंग है वो पॉजिटिवली हो सके। सो प्रोग्राम्स क्या है, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, साक्षर भारत हो गया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, तो ये सारे ही प्रमोट करते हैं अडल्ट एजुकेशन को या अडल्ट लिटरेसी को, जिसको हम एक टर्म देते हैं अडल्ट लिटरेसी को, अडल्ट एजुकेशन को, एंड्रागोजी। एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड्रागोजी। ओके, तो बेसिकली ये किसके लिए होती है, अडल्ट के लिए ही होती है, अडल्ट लर्निंग के लिए, अडल्ट को पढ़ाने के लिए। और जो आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, पैडागोजी, सो बेसिकली ये होती है, ये पढ़ाने की स्किल्स होती है बच्चों के लिए, ओके, स्टूडेंट्स के लिए। सो ये है वयस्क साक्षरता और आजीवन शिक्षा के बारे में हिंदी में, संस्कृति और शिक्षा में भूमिका। ओके, आफ्टर दैट इज अ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो एग्जांपल्स यहाँ डिजिटल क्लासरूम हो गया, स्मार्ट बोर्ड्स हो गया, एजुकेशनल एप्स हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा या स्वयं। ओके, सो बेसिकली आप न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, लोगों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हो, लोगों को कैसे घर बैठे एजुकेशन दे सकते हो। तो जैसे डिजिटल क्लासरूम्स के जरिए, स्मार्ट बोर्ड के जरिए, एजुकेशनल इतने ऐप्स हैं, बायजूस हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर अन अकेडमी हो गया, तो इतने सारे ऐप्स है, खान अकेडमी हो गया, ओके, मूक्स इतने सारे हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो स्वयं इंडिया का एक वन ऑफ द मूक्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि दैट इज एडिक्स। ओके, एडेक्स। तो ये बेसिकली ये मूव्स हैं जो पढ़ाते हैं, आपको ऑनलाइन लर्निंग कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और उसके बाद आपको डिग्री भी या फिर आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो टीवी एंड रेडियो बेस्ड लर्निंग इन रिमोट और अंडर प्रिविलेज एरियाज, की टीवी और रेडियो बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। इट मीन्स कि जो अंडर प्रिविलेज एरिया, जहाँ पे दैट इज इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे आपको टीवी और रेडियो के थ्रू लर्निंग कराई जाती है, और वहाँ पे आपको एजुकेशन कराई जाती है टीवी के थ्रू, है ना। जो स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा, सो बेसिकली वो किसके लिए है, वो इसी के लिए है कि आपको चैनल्स पे या फिर आपको टीवी चैनल्स पे आपको एजुकेशन चैनल्स दिखाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कि जो जिन बच्चों तक दैट इज इंटरनेट नहीं पहुंच पाता वो टीवी के थ्रू पढ़ सके। ओके, सो इम्पैक्ट क्या है, डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू नॉलेज अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटीज। तो बेसिकली ये करने के लिए कि सब लोगों तक एजुकेशन मिल सके, सब लोगों तक एजुकेशन या फिर नॉलेज मिल सके, हर रीजन में और हर कम्युनिटी में। ये कल्चर को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है कि सेल्फ लर्निंग कर सके बच्चे, इनोवेशन कर सके, नई टेक्नोलॉजीज ला सके, और ग्लोबल कनेक्टिविटी रहे थ्रू द एजुकेशन, ब्रिजेस अर्बन रूरल गैप या फिर लैंग्वेज या फिर इकोनॉमिक डिवाइड इफ डिजिटल एक्सेस इज एंश्योर्ड।
कि अगर आप डिजिटल वे के थ्रू पढ़ा रहे हो तो इट मीन्स कि वो अर्बन रूरल गैप को भी इम्प्रूव करती है या फिर उनको भी हटाती है, उनको एक तरह से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से एक ही तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के जरिए। ओके, लैंग्वेज के गैप को भी कि आप डिफरेंट फॉर्म में पढ़ सकते हो, अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती तो उसको इंग्लिश में ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हो। इकोनॉमिक डिवाइड में भी एक तरह से आपको हेल्प करता है कि अब आपको इकोनॉमिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास बहुत ही मिनिमल सी फीस के थ्रू आप जैसे सर्टिफिकेशन ले सकते हो। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो चैलेंजेस क्या है? डिजिटल डिवाइड स्टिल लिमिट्स इक्वल एक्सेस इन मैनी ट्राइबल, रूरल और लो इकोनॉमिक इनकम एरियाज। सो बेसिकली जो डिजिटल डिवाइड है इट मीन्स कि जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है इंटरनेट से रिलेटेड, तो उससे एक तरह से चैलेंज देखने को मिल सकता है ट्राइबल एरियाज़ में, वहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाती, या फिर रूरल एरियाज़ में भी बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाती, और जो बहुत ही कम इनकम के एरियाज हैं उनमें। ओके, संचार की नई प्रौद्योगिकियाँ, सो उदाहरण डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक ऐप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दीक्षा स्वयं, दूर दराज या चर्चित क्षेत्रों में टीवी और रेडियो आधारित शिक्षा। वंचित, सॉरी यहाँ पे है वंचित, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, वंचित क्षेत्रों में। सो ये हिंदी में है, इसको पढ़ लेना स्टूडेंट। आफ्टर दैट इज इक्वालिटी एंड एजुकेशनल कल्चर, सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सपोर्ट, सो आर्टिकल 15, 17, 21 ए एंड 46, ये सभी सपोर्ट करते हैं आपकी सोशल इक्वालिटी को और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को, कि कैसे आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो, कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हो, किसी भी तरह के भेदभाव को, और अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो फॉर विमेन, फॉर रूरल एरिया पीपल, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ताकि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट कर सको। ओके, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना SC ST और OBCs के लिए स्कूल्स और हायर एजुकेशन में, ताकि इंक्लूसिविटी प्रमोट रहे, ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। कल्चरल शिफ्ट क्या देखने को मिलता है? स्कूल एंड कॉलेजेस आर नाउ मोर डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। जो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुके हैं, मतलब डिफरेंट आप बोल सकते हो, इंडिया के रीजन से ही नहीं, बाहर के रीजन से भी इंडिया में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं स्कूल्स और कॉलेजेस आज के टाइम में। सो ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन जेंडर सेंसिटिविटी, इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड लर्नर, माइनॉरिटी राइट्स इन करिकुलम एंड स्कूल प्रैक्टिसेस, कि एक तरह से एम्फेसिस बढ़ रहा है कि आप ध्यान दे रहे हो इन सब चीज़ों पे, जेंडर सेंसिटिविटी के प्रति, कि आपको जेंडर के बारे में कैसे बच्चों को बताना है, कैसे उन्हें अवेयर करना है, और इंक्लूजन करना किसका? डिसेबल्ड बच्चों का भी, डिसेबल्ड लर्नर्स का भी नॉर्मल क्लासरूम में, ताकि सभी लोगों की नीड्स और इंटरेस्ट और उनके बेसिक नीड्स को पूरा करा जा सके, और माइनॉरिटी राइट्स को भी देखा जा सकता है। स्कूल करिकुलम और उनको प्रैक्टिसेस कैसे कराई जाएंगी, वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों पर जोर दिया जाता है आज के टाइम में। सो एजुकेशन इज इंक्रीजिंग एज अ राइट, नॉट अ प्रिविलेज। तो अब एजुकेशन, जैसे RTE एक्ट आया, तो एक तरह से एक्ट है कि अगर आपने एजुकेशन नहीं दी तो इट मीन्स कि आप पनिशेबल ऑफेंस कर रहे हो, आपको फाइन देना हो सकता है, या फिर आपकी जेल भी हो सकती है, प्रिजन भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो एक तरह से ये राइट है, ना कि प्रिविलेज की जो मेजोरिटी लोग हैं बस उन्हीं को ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान जो भी धरती पे पैदा हुआ एजुकेशन ले सकता है, और जो एंड्रागोजी आने के बाद तो अडल्ट भी एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, सो समानता और शैक्षिक संस्कृति, तो संवैधानिक और कानूनी समर्थन और सांस्कृतिक बदलाव जो देखने को मिलते हैं। फिर हम आ जाते हैं डी पार्ट पे, दैट इज रिसर्चिंग कल्चर एंड एजुकेशन अक्रॉस कल्चर एनालिसिस। ओके, सो ये क्या होता है? एजुकेशन एंड कल्चर आर डीपली इंटरकनेक्टेड, तो बेसिकली दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कि एजुकेशन आपको कल्चर के बारे में सिखाता है और आपका कल्चर आपकी एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ एजुकेशन फंक्शन विद इन डिफरेंट कल्चर सेटिंग हेल्प अस, कि अगर आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखोगे, मतलब ऐसी एजुकेशन सीखोगे जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के बारे में सिखाया जाता है, तो ये आपको डाइवर्स वैल्यूज, नॉर्म्स और वर्ल्ड व्यूज के बारे में एक तरह से दर्शाएंगी। आइडेंटिफाई बायस एंड इनइक्वालिटीज इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, की एक तरह से बायसेस को आप देख सकते हो कि क्या भेदभाव हो रहे हैं, किस तरह से इनइक्वालिटीज फेस करने को मिल रही है एजुकेशन प्रैक्टिसेस में और एजुकेशन में, और इम्प्रूव पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की जो आपकी पॉलिसीज चली आ रही हैं या फिर जो बन रही है नई, उनको इम्प्रूव कर सकते हो आप ये सारी चीज़ें देख कर, ये सारी चीज़ें देखभाल कर करोगे, तो ग्लोबल कंपैरिजन करके आप पॉलिसीज और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो क्रॉस कल्चर एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू कंपेयर एजुकेशन सिस्टम। सो बेसिकली क्रॉस कल्चर एनालिसिस क्या होता है? जब आप कंपेयर करते हो अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी वैल्यूज को, अपने आउटकम्स को फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर शेप्स लर्निंग, टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस। सो बेसिकली आप एक कल्चर जो है, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से प्रमोट, या फिर आप बोल सकते हो कि
कंपेयर कर रहे हो देखने के लिए कि उन दोनों की शिक्षा में कितना प्रभाव है, कैसे वो प्रभाव डालते हैं, कैसे आप दूसरे कल्चर के लोगों से वो सीख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड तरह से भी हो सकता है और आपके देश में भी आप डिफरेंट स्टेट्स को लेकर के आप डिफरेंट कल्चर के लोगों को ये कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, एनालिसिस करना होता है। सो यहाँ पे हिंदी में है परिचय इसके बारे में। क्रॉस कल्चरल विश्लेषण एक विधि है जिसका उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में शैक्षिक प्रणालियों, मूल्यों और परिणामों की तुलना करने के लिए किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि संस्कृति किस प्रकार सीखने, पढ़ाने और संस्थागत प्रथाओं को आकार देती है। ओके, फिर आ जाता है मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चर एनालिसिस। तो मीनिंग क्या है? सो बेसिकली कंपैरेटिव मेथड है ये, जो स्टडी करता है डिफरेंट हाउ डिफरेंट सोसाइटी एजुकेट देयर पीपल, कि कैसे एक दूसरे को, मतलब कैसे डिफरेंट सोसाइटीज हैं वो कैसे पढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे टीचर सेंटर्ड मेथड चल रहा है, कहीं पे चिल्ड्रन सेंटर्ड मेथड चल रहा है, कहीं पे आप एंड दैट इज लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाते हो, कहीं पे आप क्लासरूम में बिल्कुल बांध करके सिखाते हो, कहीं पे रिजिड स्ट्रक्चर है, कहीं पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये सीखने में, ये देखने में हमें हेल्प करती है। तो दे फोकस ऑन हाउ कल्चर, नॉर्म, ट्रेडिशन, बिलीफ एंड वैल्यूज इन्फ्लुएंस एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे आपकी कल्चर नॉर्म्स है, जो मानदंड है या फिर ट्रेडिशंस है, बिलीफ है या वैल्यूज है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है, इसमें हेल्प करता है, उसको देखने में हेल्प करता है। और एक्सप्लोर करता है डाइवर्स पर्पसेस, कंटेंट एंड मेथड ऑफ एजुकेशन अक्रॉस कंट्रीज एंड कम्युनिटीज। तो आप क्रॉस कल्चर के जरिए डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड वे में जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पढ़ाने के तरीके जो यूज़ हो रहे हैं, कंटेंट जो यूज़ हो रहे हैं, पर्पस क्या है उनका, बेसिकली मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है, वो चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो, वो चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि आप अपने कल्चर में भी उनको इम्प्लीमेंट कर सको थ्रू। जैसे आप देख सकते हो हमारी जो NEP 2020 है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आई है, वो डिफरेंट चीज़ों को या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को या फिर डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड में जो एजुकेशन है उसको देख करके बनाई गई है ताकि सभी को एजुकेशन मिल सके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के जरिए। ओके, तो क्रॉस कल्चर विश्लेषण का अर्थ आप समझ गए होंगे। आफ्टर दैट इज अ व्हाई क्रॉस कल्चर एनालिसिस इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। तो आपको क्यों ज़रूरत है कि आप डिफरेंट कल्चर के कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन स्टडी करो। तो क्यों ज़रूरत है ये? तो सबसे पहले तो ये हाईलाइट करता है कल्चर बायस इन करिकुलम एंड टीचिंग, कि कहाँ पर कितना कल्चर बायसनेस देखने को मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है हमें करिकुलम में या फिर हमारी टीचिंग में, उसको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, कल्चर सेंसिटिव एजुकेशन को प्रमोट करता है कि आप डिफरेंट कल्चर के बारे में बच्चों को कितना पढ़ा रहे हो, कितना प्रमोट कर रहे हो इंक्लूसिविटी को, उसको भी मेंटेन करने में या फिर उसको भी प्रमोट करने में हेल्प करता है। हेल्प इन अडेप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, कि कैसे आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के जरिए या फिर आप बोल सकते हो बहुत अच्छे मेथड्स के थ्रू कैसे आप पढ़ा सकते हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेकर के अच्छी तरीके से। ओके, असिस्टेंट डिजाइनिंग एजुकेशन पॉलिसीज दैट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। सो बेसिकली आप असिस्ट कर सकते हो कि कैसे एजुकेशन पॉलिसीज बनेंगी, मतलब आप डिफरेंट, एक तरह से आप मेंबर बन सकते हो एजुकेशन पॉलिसीज के, जो लेकर आ सकते हैं नए चेंजेस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, ओके, अबाउट द सोसाइटी। तो जो डाइवर्स, हमारी जो डाइवर्सिटी, हमारी जो विभिन्नता है ना, विविधता है, उसको वो रिस्पेक्ट कर सके। ओके, सो एनकरेज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। तो बेसिकली आप ग्लोबली चीज़ों को सीखो, ग्लोबली चीज़ों को समझो कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं और कोऑपरेशन कैसे आप मेंटेन करके चल सकते हो फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट्स या फिर फ्रॉम द डिफरेंट कलीग, या फिर आप डिफरेंट कल्चर के को कैसे समझ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, शिक्षा में क्रॉस कल्चर विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे। सो स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज द की डायमेंशन स्टडीड इन क्रॉस कल्चरल एजुकेशनल रिसर्च। सो फर्स्ट इज अ टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स। सो बेसिकली ये क्या है, इन सम कल्चर एग्जाम्पल लाइक ईस्ट एशिया, एजुकेशन एम्फेसिस मेमोराइजेशन, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। तो क्या डायमेंशन है, फिर क्या एरियाज हैं जो पढ़े जाने चाहिए क्रॉस कल्चर एजुकेशनल रिसर्च में, जो रिसर्च करी जाती है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो वहाँ पर हम इन सारे एरियाज़ को पढ़ सकते हैं, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स को। तो जैसे ईस्ट एशिया में देखोगे तो एजुकेशन जो है वो मेमोराइजेशन पे, कि रट्टाबाजी या फिर रट्टेबाजी, और डिसिप्लिन पे और रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी पर फोकस करी जाती है, कि आप जो टीचर कहेगी वो आपको मानना है, डिसिप्लिन रखना है, चुपचाप बैठे रहना है। सो वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को, डायलॉग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप यूरोप साइड जाओगे
तो वहाँ पर आपकी जो एजुकेशन होगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू जो हमारे इंडिया में या फिर ईस्ट एशिया में जो एजुकेशन होती है उससे। ओके, सो रोल ऑफ टीचर, तो इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज टीचर हैज बीन सीन एज ऑथोरिटी फिगर और मोरल गाइड। सो बेसिकली ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो पहले से चली आ रही प्रथा है, वहाँ पर हमारे टीचर को गुरु माना जाता है, जो वो बोलेंगे वही बच्चों को करना होता है, जो वो बोलेंगे वही सही होता है फॉर द स्टूडेंट्स। सो बेसिकली वो मोरल गाइड्स हैं कि वो आपको एक तरह से मोरल ड्यूटीज़ के बारे में बताएंगे, मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, आपको अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाएंगे। और अगर हम प्रोग्रेसिव सिस्टम की बात करें तो टीचर को फैसिलिटेटर की तरह और को लर्नर्स की तरह माना जाता है, जैसे कि हमारे एनईपी 2020 भी सजेस्ट करती है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, कि टीचर आप सिर्फ आपकी दैट इज आप बोल सकते हो कि वो आपको इंस्ट्रक्ट करने वाली ही नहीं है, मतलब इंस्ट्रक्ट या फिर आपको नॉलेज देने वाली नहीं, बल्कि फैसिलिटेट करने वाली है, कि जो आपके पास नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएगी और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देगी, उस नॉलेज को आपको गाइड करेगी फॉर योर नॉलेज, जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है या फिर जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गाइड करेगी। ओके, तो यहाँ पर टीचर को फैसिलिटेटर और को लर्नर्स माना जाता है, कि टीचर्स भी आपसे सीखेंगे और आप टीचर्स को सिखाओगे, है ना, आप भी टीचर्स को कुछ सिखाओगे, टीचर्स भी आपको कुछ सिखाएंगी, ऐसा यहाँ पे माना जाता है टीचर्स को। ओके, सो ये हिंदी में है, क्रॉस कल्चर एजुकेशन रिसर्च में अध्ययन किए गए प्रमुख आयाम, सो शिक्षण और सीखने की शैलियाँ और शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट इज द करिकुलम कंटेंट, तो करिकुलम कंटेंट क्या है, इट रिफ्लेक्ट डोमिनेंट कल्चर वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी। सो बेसिकली ये आपकी जो डोमिनेंट कल्चर वैल्यूज हैं, इट मीन्स कि जो ज़्यादा ऊपर हैं, जो मेजोरिटी में हैं, उनको क्या करती है, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको दर्शाती हैं, और आइडियोलॉजीज को, जो डिफरेंट जो विचारधारा हैं, उन लोगों की विचारधारा को दर्शाती हैं। सो मल्टी कल्चरल सेटिंग्स में कंटेंट मस्ट बैलेंस नेशनल यूनिटी विद कल्चरल डाइवर्सिटी। सो बेसिकली आपके जो मल्टी कल्चरल सेटिंग होता है, इट मीन्स कि जहाँ पे डिफरेंट या फिर डिफरेंट डाइवर्स पीपल होते हैं, तो वहाँ पे जो कंटेंट होना चाहिए वो नेशनल यूनिटी को बैलेंस कर मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए होना चाहिए, जो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ मेंटेन बन के रहे। ऐसा नहीं कि आप डोमिनेंट कल्चर के बारे में ही पढ़ा रहे हो, सिर्फ जो मेजोरिटी है उनको ही पढ़ा रहे हो, जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनको आप हटा रहे हो, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट सो वेरीज अक्रॉस कल्चर। सो बेसिकली डिफरेंट कल्चर में कितनी आपके पेरेंट्स की कंट्रोल है आपके एजुकेशन पर, कितना आपका पेरेंट्स का नहीं है, वो बेसिकली हर कल्चर में डिफरेंट होता है। तो सम वैल्यू कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन वाइल अदर प्रायोरिटाइज स्टेट लेड मॉडल। सो बेसिकली कुछ लोग, कुछ जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं वो कम्युनिटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसको ज़्यादा एनहेंस करते हैं, और कुछ ऐसी एजुकेशन होती है जो स्टेट ने जो पॉलिसीज़ बना दी हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। ओके, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बना दी उसके थ्रू ही चलोगे आप। So collectivist culture decisions about schooling are made often made by families और communities। जो आपका कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है, जहाँ पे कुछ लोगों की राय या फिर बहुत सारे लोगों की राय यूज़ होती है, तो वहाँ पे आपकी जो स्कूलिंग के डिसीजंस होते हैं वो फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, सो ये हिंदी में पाठ्यक्रम सामग्री और माता पिता और समुदाय की भागीदारी। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली लैंग्वेज क्या है आपके इंस्ट्रक्शन का, उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हो। सो इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज फेस द चैलेंज ऑफ चूजिंग अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट बैलेंस नेशनल आइडेंटिटी, ग्लोबल रेलिवेंस एंड लोकल इंक्लूजन। सो बेसिकली मल्टीलिंगुअल जो सोसाइटी है वो एक तरह से चैलेंज फेस करती है, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखे, किस मीडियम में पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में। अगर बात करें तो जिससे ऐसी वो लैंग्वेज को प्रमोट करे कि नेशनल आइडेंटिटी भी बनी रहे, ग्लोबल रेलिवेंस भी रहे, उनकी उनकी जो लैंग्वेज है वो ग्लोबली भी रेलिवेंट हो, वहाँ पे भी जाके उसे बोले तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और लोकली लोगों को भी, लोकली बच्चों को भी इंक्लूड करके चल सको, ऐसी लैंग्वेज में आप पढ़ाओ। सो यूज ऑफ कॉलोनियल एंड डोमिनेंट लैंग्वेजेस कैन मार्जिनाइज इंडिजिनियस एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज की। अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही या फिर जो कॉलोनाइज्ड दैट इज लैंग्वेजेस है, जैसे स्पेनिश बोल लो या फिर फ्रेंच बोल लो, तो ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एक तरह से डोमिनेंट है, जो एक तरह से पावरफुल हैं, बट अगर आप उन्हीं को पढ़ाओगे ऐसी कंट्री में जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो वहाँ पर जो डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस होंगी, जो माइनॉरिटी लैंग्वेज होगी और जो वहाँ की ट्रेडिशनल लैंग्वेज होगी, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, वो ख़त्म ही हो जाएंगी बेसिकली। अगर हम बात करें तो संस्कृत की, तो संस्कृत अब कितने लोगों को आती है, कितने परसेंट लोगों को आती है बताओ, है ना। हिंदी की ही बात कर लो तो जैसे अब आप देख लो कि जो कॉलोनियल एजुकेशन का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ा हुआ है, कि हमने इंग्लिश मीडियम को बिल्कुल ये समझ रखा कि बस इंग्लिश मीडियम ही अच्छा है, हिंदी मीडियम तो अच्छा होता ही नहीं है।
ओके। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं हम, ताकि क्रॉस कल्चर एजुकेशन रिसर्च को पढ़ सकें। सो जेंडर एंड एजुकेशन, सम कल्चर्स स्टिल रेस्ट्रिक्ट गर्ल्स एजुकेशन ड्यू टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल, कि कुछ कल्चर ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं गर्ल्स की एजुकेशन को, है ना, मतलब जो पढ़ाना नहीं चाहते लड़कियों को, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की वजह से, कि उनका काम सिर्फ है रसोई में खाना बनाना, उनका काम है शादी करना, मतलब शादी कर देना उनकी थोड़े से एज में। सो बेसिकली वो एक तरह से जेंडर रोल जो बनाया हुआ है उसकी वजह से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है कुछ कल्चर में। सो क्रॉस कल्चर रिसर्च हेल्प अंडरस्टैंड एंड कॉम्बेट जेंडर डिस्पैरिटीज। तो ये जो हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है जेंडर बेस पे, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं अगर हम उस सारी चीज़ों पे रिसर्च करेंगे एज एन एजुकेशनिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। तो उससे हमें समझ आएगा कि कैसे हम उसे जेंडर डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, क्या होती है ये, क्यों प्रेवलेंट है अभी तक, कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो ये हिंदी में है शिक्षण की भाषा और लिंग और शिक्षा। फिर हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस कल्चर कंपैरिजन, कि आप कैसे कर सकते हो, जैसे इंडिया वर्सेस फिनलैंड का कर सकते हो। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे, मतलब जहाँ पे एजुकेशन जो है वो टॉप क्वालिटी की है। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करके देखोगे तो इंडिया में क्या है, लार्ज क्लास साइजेस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम ज़्यादा है, हाई कंपटीशन है, रोट लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट करा जाता है मोस्टली एरियाज़ में। और फिनलैंड की बात करें तो ये एम्फोसिस करते हैं स्टूडेंट वेलबींग के ऊपर, कि स्टूडेंट को कैसे आप अच्छा रख सकते हो, खुश रख सकते हो। मिनिमल टेस्टिंग, की आपकी टेस्टिंग कम करी जाती है, आपकी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जाती है। इट मीन्स कि आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बुक लर्निंग है वही कराई जाती है आपको। जापान एंड यूएसए की बात करें तो जापान फोकस ऑन ग्रुप हार्मनी। तो जापान जो है वो ग्रुप हार्मनी पे, कि कैसे आप ग्रुप को खुश रख सकते हो या फिर ग्रुप में मेंटेन कर सकते हो डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी के ऊपर वर्क करता है और हार्ड वर्क के ऊपर वर्क करता है। बट यूएसए की बात करें तो वो इंडिविजुअलिज्म, की इंडिविजुअल उनका रोल होता है, वो एक तरह से ग्रुप में कम काम करते हैं, उनकी अलग से खुद की आइडेंटिटी होती है और एक्सप्रेस्ड होते हैं। इट मीन्स कि वो जो भी चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और इनोवेटिव उनका वर्क होता है, कि वो ऐसा काम करते हैं जिससे इनोवेशन इंक्रीज हो, मतलब वो नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आते हैं। इंडिजीनियस और फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, इंडिजीनियस जो ट्रेडिशनल आपके सिस्टम है जो वहीं से बिलोंग करती है, तो जैसे ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया और नेटिव अमेरिकन, ओके, ये एक तरह से अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन। सो बेसिकली क्या इंडिजीनियस लोग हैं, इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं। सो दे एम्फोसिस ऑन ओरल ट्रेडिशन, नेचर बेस्ड लर्निंग एंड कम्युनल वैल्यूज। सो बेसिकली ये आपके ट्रेडिशंस के बारे में आपको सिखाती हैं, ओके, और ओरली बेस्ड इनकी मौखिक बेस्ड शिक्षा होती है। नेचुरल बेस्ड लर्निंग होती है, कि आपको नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर में रह करके, जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपकी स्कूल्स क्या हैं, बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें आपको एजुकेशन दी जा रही है, नहीं, आपको एक नेचर या सराउंडिंग में रह करके आपको शिक्षा दी जाएगी। ओके। सो मॉडर्न फॉर्मल सिस्टम ऑफन इग्नोर और मार्जिनलाइज दीज नॉलेज सिस्टम। अगर हम आज की बात करें तो वही बात बोलते हैं कि जो मार्जिनलाइज एजुकेशन है या फिर जो ऐसे नॉलेज सिस्टम है जो इंडिजिनियस कम्युनिटी के हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। यहाँ पे किताबी ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके एग्जामिनेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ओके। सो आफ्टर दैट इज अंतर सांस्कृतिक तुलना के उदाहरण, भारत बनाम फिनलैंड, जापान बनाम अमेरिका और स्वदेशी बनाम औपचारिक शिक्षा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज चैलेंजेस इन क्रॉस कल्चर एजुकेशन रिसर्च। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तो सबसे पहले एथनोसेंट्रिज्म। इट मीन्स कि आप सिर्फ एक ही कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर दे रहे हो और दूसरों को बिल्कुल नीचे नज़रिए से देख रहे हो ना, मे डिस्टोर्ट एनालिसिस। तो अगर आप सिर्फ एक ही या फिर अपने ही कल्चर को सामने लेकर के चलते रहोगे कि हम ही अच्छे हैं, हमारा ही कल्चर अच्छा है, तो एक तरह से आपकी जो एनालिसिस है, जो आप रिसर्च करोगे, वो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगी, वो एक तरह से बाइस्ड हो जाएगी ना ज़्यादा। सो ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इशूज़ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो ट्रांसलेशन इशूज़ भी देखने को मिलते हैं कि आप डिफरेंट कल्चर के बारे में स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता कर पाओगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें भी बहुत प्रॉब्लम देंगी। तो मतलब लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलता है। अगर हम इसे शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी देखने को मिलता है रिसर्च करने में। सो बैरियर, ठीक है। सो आप कल्चर फैक्टर्स को ही देख करके अपनी स्टडी कर रहे हो तो वो एक तरह से डिफिकल्ट पर्पस हो जाता है या फिर डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्टडी को, आपकी कल्चर को, आपकी एजुकेशन को, जैसे इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। फिर एक कंपैरेटिव डेटा में भी अनरिलायबल, तो जो आपका जो कंपैरेटिव डेटा है वो अनरिलायबल भी हो सकता है और कॉन्टेक्चुअली बायस भी हो सकता है, कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट में जा करके वहाँ पर क्या पता उन्होंने अच्छा कर दिया सिस्टम, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बायसनेस या फिर डिस्क्रिमिनेशन भी
आ सकता है, आप अपनी बायसनेस भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा अच्छा बताओगे एज कम्पेयर टू डिफरेंट कल्चर के बारे में। ओके, सो ये एक तरह से यहाँ पे चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिर आ जाते हैं बेनिफिट्स एंड इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सो इट प्रमोट ग्लोबल सिटीजनशिप एंड मल्टी कल्चरल अवेयरनेस। तो अगर आप क्रॉस कल्चर एनालिसिस करोगे या स्टडी करोगे तो ये आपको एक तरह से ग्लोबल सिटीजनशिप एक तरह से उसको प्रमोट करेगी, ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में, कि आप ग्लोबली चीज़ों के बारे में जान पाओगे। और मल्टी कल्चरल अवेयरनेस आपके अंदर आएगी कि आप डिफरेंट कल्चर के बारे में समझोगे, उनके क्या रूल्स हैं उनके बारे में। सो दीज एनकरेज कॉन्टेक्चुअल करिकुलम डेवलपमेंट दैट रिस्पेक्ट लर्नर्स आइडेंटिटीज। सो बेसिकली एनकरेज करते हैं कॉन्टेक्चुअल करिकुलम डेवलपमेंट को, मतलब आप कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या कैसे करिकुलम सेट करा जाता है, कैसे डेवलप करा जाता है जो डिफरेंट लर्नर्स की आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करती हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, उनको ये एनकरेज करता है कि आप ऐसे ही करिकुलम अपने देश में भी या फिर अपनी कंट्री में भी, अपने स्टेट में भी लागू कर सको। पॉलिसी मेकर को हेल्प करता है और एडुकेटर्स को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट मॉडल्स और इनोवेशंस के बारे में जान सके। डिफरेंट क्या मॉडल्स है जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हो, जैसे एनईपी का आप बोल सकते हो जो लक्ष्य है वो क्या है, इक्विटी है, इक्वालिटी दैट इज क्वालिटी है, और एक्सेस है ना। तो ये 3 मेन एम है आपके एनईपी 2020 के। सो बेसिकली आप पॉलिसी मेकर्स या फिर एडुकेटर्स इससे हेल्प ले सकते हैं। सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम माइनॉरिटीज, रिफ्यूजीज एंड इंडिजिनियस पीपल। तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना एक तरह से आपकी क्रॉस कल्चर एनालिसिस को पढ़ने का एक तरह से मेन एम है, क्योंकि ये आपके जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके हक के बारे में आपको बताते हैं। जो रिफ्यूजीज हैं उनके बारे में आपको पता चलता है, उनके स्टडी के बारे में पता चलता है। और इंडिजीनियस ग्रुप्स जो हैं, जो आपके ट्राइब्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं जिस भी कंट्री के, उनके बारे में भी आपको पता चलता है, वो भी एजुकेशन ले सकते हैं बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज। ओके, सो लाभ और निहितार्थ क्या है। अल्पसंख्यक शरणार्थियों और स्वदेशी समूहों के लिए समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। ओके, समझ में आया इतना। स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट 3 भी खत्म हो गई। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है इसको कंप्लीट कर लिया है। हमने जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो कैसे पढ़ी है, वो पढ़ी है हमने पूरी, आप उसको देख सकते हो। अब आप एक एक यूनिट को बहुत आराम से देख सकते हो विदाउट एनी स्क्रॉलिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।